हेलो एवरीवन, वेलकम टू अद्वैत एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अपना टॉपिक किरचॉफ लॉ शुरू कर दिया था और उसमें हमने दो लॉज देखी किरचॉफ की। फर्स्ट वाली कौन सी थी? हमारी करंट लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं, जंक्शन रूल भी बोलते हैं। और सेकंड वाली क्या थी? हमारी वोल्टेज लॉ, जिसको हम लूप रूल भी बोलते हैं। ये दोनों लॉज के बारे में हमने देखा। फिर इससे रिलेटेड हमने क्या किया, न्यूमेरिकल सॉल्व किए। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम देखेंगे कि वो किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन क्या क्या होता है। तो आज के हमारे वीडियो में हम क्या देखेंगे, फर्स्ट अपना एप्लीकेशन देखेंगे किरचॉफ लॉ का, जो क्या होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। कैसे वो वर्क करता है, कैसे हम उसके न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, क्या उसकी वर्किंग है, क्या उसका प्रिंसिपल है, ये सब चीजों के बारे में देखेंगे। तो यदि आप चैनल में नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ये वाला कौन सा पार्ट है? हमारा 9th पार्ट है इस चैप्टर का, चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, तो एक बार देखते हैं जल्दी से कि हमने कौन कौन से प्रीवियस टॉपिक पढ़ लिए हैं। 3 मेजर टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिए हैं इस चैप्टर के, फर्स्ट वाला, सेकंड और थर्ड वाला। पूरा हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। फोर्थ टॉपिक हम पढ़ रहे हैं किरचॉफ्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, जिसमें किरचॉफ्स लॉ के बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है कि कैसा होता है, क्या उसके दो रूल्स होते हैं, कैसे न्यूमेरिकल बनाते हैं। एकदम डिटेल में प्रीवियस लेक्चर जो आया है आप उसमें देख सकते हैं। आपको हर चीज समझ में आएगी कि कैसे हम उसमें करंट लेंगे, कैसे हम लूप लगाएंगे, उन सब चीजों के बारे में। अब हम क्या करेंगे, उसके एप्लीकेशन डील करेंगे। तो उसके एप्लीकेशन में क्या आती है? 3 चीजें आती है। एक तो अपना व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज और पोटेंशियोमीटर। ये तीनों क्या है, उसके एप्लीकेशन है। तो इन तीनों चीजों के बारे में हम देखेंगे। ओके तो फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं हम अपना व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या होता है देखते हैं। एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ में आता है ये। फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? इसमें हम 4 रेजिस्टर्स यूज करते हैं, जिसमें से क्या रहते हैं, 2 और 2 के पेयर में उन लोग क्या लगे रहते हैं, पैरेलल में लगे रहते हैं। और कोई भी एक अननोन रेजिस्टर यदि हमें फाइंड आउट करना रहता है तो हम 3 की मदद से क्या करते हैं, एक अननोन रेजिस्टर फाइंड आउट कर लेते हैं। जिसमें से 4 में से 2 रेजिस्टर क्या होते हैं, हमारे फिक्स्ड होते हैं। एक रेजिस्टर हमारा वेरिएबल होता है, जिसको हम वेरी करते हैं। बीच में गैल्वेनोमीटर लगा रहता है। गैल्वेनोमीटर कुछ नहीं होता, एक प्रकार का एमीटर ही होता है, जो क्या करता है, करंट मेजर करता है। और एक जो 4th रजिस्टर है अननोन, उसको हम क्या करते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी मदद से हम मदद मिलती है हमें कि बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं वो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस मेजर करते हैं। जैसे टेम्परेचर की बात करें, स्ट्रेन की बात करें, तो वहां पे ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या आता है, बहुत यूज आता है। जहां पे भी हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है किसी भी चीज का, वहां पे हम क्या करेंगे, व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करेंगे। तो देखते हैं इसी चीज को पूरा डिटेल में कि क्या होता है, कैसे उसकी वर्किंग। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन है। तो क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रजिस्टर। क्या होता है, ये 4 रजिस्टर का अरेंजमेंट होता है। यूज टू मेजर वन ऑफ देम इन टर्म्स ऑफ अदर 3। एक को हम मेजर करते हैं 3 की मदद से, जिसमें से 2 फिक्स रहते हैं और एक हमारा क्या रहता है, वेरिएबल रहता है। ओके, तो मैं आपको डायग्राम भी दिखाते जाता हूं और पूरा चीज पढ़ते जाते हैं। तो आप यहां पे एक व्हीटस्टोन ब्रिज देख सकते हैं। क्या रहता है, 4 रजिस्टर मिलके बना रहता है, जिसमें क्या रहता है, 2 ठोक फिक्स रहते हैं, ऑरेंज वाले। ग्रीन वाला हमारा क्या रहेगा, वेरिएबल। और जो व्हाइट वाला रजिस्टर है उसी को हमें क्या करना रहता है, फाइंड आउट करना रहता है। ओके, पूरा डिटेल में देखेंगे, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर रेजिस्टेंस ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज को हम एक और सेकंड नाम से भी बोलते हैं, रेजिस्टेंस ब्रिज भी बोलते हैं इसको। इज एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, एक क्या है, ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल सर्किट है। यूज टू मेजर एन अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। क्या मेजर करने के काम आता है, एक अननोन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेजर करने के काम आता है। बाई बैलेंसिंग 2 लेग्स ऑफ अ ब्रिज, 2 लेग को बैलेंस करके ब्रिज क्या होगा, बीच में एक जो कनेक्टिंग चीज है वो, और 2 लेग्स क्या होंगे। तो मैं आपको डायग्राम दिखाते चलता हूं, ये उसका कंस्ट्रक्शन है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। 2 लेग्स मतलब क्या होंगे, एक वाला ये हो गया और अगला ये लेग हो गया। दोनों लेग्स को हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ये पूरा एक लेग हो गया और ये पूरा एक लेग हो गया। और बीच में क्या है, जो गैल्वेनोमीटर जिस ब्रांच में लगा है उसी को हम एक प्रकार से क्या है, ब्रिज क्या करता है, 2 चीजों को कनेक्ट करता है। तो वैसे ही एक प्रकार का ब्रिज है। ये ब्रिज मदद करता है इन चारों रजिस्टर्स को क्या करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। ओके, ऑफ अ ब्रिज 1 लेग विच इंक्लूड्स अननोन। एक लेग क्या इंक्लूड करता है, नीचे वाला जो लेग है वो क्या इंक्लूड करता है, इंक्लूड्स अननोन कंपोनेंट। मतलब ऐसा रजिस्टर जो हमें नहीं पता है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अब क्या फायदा क्या होता है, द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ द सर्किट इज इट्स एबिलिटी टू प्रोवाइड एक्सट्रीमली एक्यूरेट मेजरमेंट।
सबसे मेन प्रॉफिट क्या है इस सर्किट का कि ये क्या प्रोवाइड करता है, हमें एकदम एक्सट्रीमली एक्यूरेट मेजरमेंट देता है। कोई भी यदि हमें किसी भी चीज का रेजिस्टेंस निकालना है तो वहां पे क्या होगी, एकदम हमें एक्यूरेसी मिलेगी, और जितनी अच्छी हमें एक्यूरेसी मिलेगी उतने हमारे इंस्ट्रूमेंट्स क्या होंगे, और अच्छे होंगे। क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह रहती है जैसे हमें टेम्परेचर भी मेजर करना है तो हम क्या करते हैं, एक प्रकार से रेजिस्टेंस की हेल्प लेते हैं उस मटेरियल की। स्ट्रेन मेजर करना है तो स्ट्रेन भी मेजर करने में हमें रेजिस्टेंस से क्या लेनी पड़ती है, हेल्प लेनी पड़ती है। तो ऐसा जो भी इंस्ट्रूमेंट जहां पे भी हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है, या सही में कोई इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें एक अननोन रेजिस्टेंस मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे, वहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज यूज करेंगे। मैं आपको फिजिकली भी दिखाऊंगा कि फिजिकली पिक्चर में आपको मैं दिखाऊंगा कि ओरिजिनली कैसा दिखता है व्हीटस्टोन ब्रिज। दिस सेटअप फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन स्ट्रेन गेजेस में यूज होता है। स्ट्रेन गेज क्या होता है, कोई भी चीज में खिंचाव आ रहा है तो स्ट्रेन आ रही है, तो स्ट्रेन गेज क्या करते हैं, उसी चीज को मेजर करते हैं कि कैसे किसी चीज में स्ट्रेन आ रहा है, और स्ट्रेन मेजर करके ही हम क्या निकाल पाते हैं, उस चीज में स्ट्रेस निकाल पाते हैं। एंड रेजिस्टेंस थर्मोमीटर मेजरमेंट। रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या होता है, एक प्रकार का ऐसा थर्मोमीटर क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, टेम्परेचर मेजर करता है। और वो रेजिस्टेंस थर्मोमीटर क्या करेगा, रेजिस्टेंस की मदद से टेम्परेचर मेजर करेगा कि कितना रेजिस्टेंस में चेंजेस आ रहा है। तो इन सब जगहों पे क्या होता है, हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज काम आता है। ओके, तो अब डायग्राम से देखते हैं और थ्योरी देखते हैं क्या है इसकी। फिर इसको हम इसकी जो बैलेंस कंडीशन है उसको हम क्या करेंगे, डिराइव भी करेंगे। ओके, तो डायग्राम में देखते हैं क्या आते हैं हमारे, ये आप देख सकते हैं जो ऊपर वाले दो रेजिस्टर्स है वो क्या है, एक प्रकार से P और Q RS के साथ क्या है, पैरेलल लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं बीच में क्या है, एक ब्रिज लगा हुआ है। ब्रिज मतलब क्या है, एक प्रकार की ब्रांच है, ये कनेक्ट करके रखे हम इसको, जिसमें बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक प्रकार का एमीटर ही होता है। एकदम एडवांस फॉर्म में देखें तो वो क्या होता है, एमीटर। एमीटर क्या मेजर करता है, करंट मेजर करता है। और जो बीच वाली जो नीडल है वो क्या शो करेगी, हमें डिफ्लेक्शन शो करेगी। तो जब ये पूरा सेटअप बैलेंस कंडीशन में रहेगा तो ये जो नीडल है ना वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी, मतलब एकदम स्ट्रेट, जैसे इस डायग्राम में दिख रही है। ये एक प्रकार की क्या है, बैलेंस कंडीशन है। फिर 4 रजिस्टर P, Q, R है, सबका मैंने अलग अलग कलर यूज किया है। जो P और Q रजिस्टर रहते हैं वो जनरली फिक्स्ड रहते हैं, उसका हम क्या लेते हैं, रेशियो लेते हैं, और इन लोग दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें पता रहती है। R क्या रहता है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस रहता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं उसकी वैल्यू को। और S कौन सा रहता है, अननोन रजिस्टर, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्या करते हैं, इस पोजीशन पे अननोन रजिस्टर को कनेक्ट करते हैं बैटरी से। यहां पे बैटरी है, एक की 1 है, ये की 1 को हम जैसी प्रेस करेंगे, मतलब की को हम ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा इस सर्किट में। ठीक है, ये K2 की किसके लिए, ब्रिज के लिए। तो जब इसमें करंट फ्लो होगा और ये जो पूरा ब्रिज है ये बैलेंस कंडीशन में रहेगा, तो बीच वाली जो नोड है इसमें कोई भी करंट नहीं जाएगा यदि बैलेंस्ड कंडीशन में हुआ। मतलब यदि मैं की 2 को ऑन करूंगा ना तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगा। ऐसा कब पॉसिबल है, जब हम ये जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है इसको हम सेट करें। तो क्या है, 2 रजिस्टर हमको पता है, अननोन रजिस्टर को हमने यहां फिट कर दिया, और ये वेरिएबल रजिस्टर को हम क्या करते हैं, वेरी करते हैं। कब तक वेरी करते हैं, जब तक गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन शो करने लग जाए, गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन ना होने लग जाए, मतलब ये बीच वाली नोड में करंट आना ही बंद हो जाए, तब तक हम इस रेजिस्टेंस को क्या करते हैं, वेरी करते हैं। जैसे ये रेजिस्टेंस ऐसी जगह में सेट हो गया जब गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल के अननोन रजिस्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। एकदम सिंपल है। अब इसको हम और समझेंगे, जब इसका हम डिराइव करेंगे इसकी बैलेंस कंडीशन, तब आपको और समझ में आएगा। तो देखते हैं कंस्ट्रक्शन इसका। द गैल्वेनोमीटर G एंड ए टैपिंग की K2 आर कनेक्टेड बिटवीन द पॉइंट्स B एंड D। तो एक गैल्वेनोमीटर G और एक टैपिंग की K2, मतलब जब हम टैप करेंगे तभी वो की ऑन होगी, B और D के बीच में क्या करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। द सेल ऑफ EMF E, एक सेल हम यूज करते हैं जिसकी EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, E है, एंड ए वन वे की K1। वन वे की K1 मतलब एक बार इसको हम ऑन कर दिए तो वो ऑन ही रहेगी। K2 क्या है, हमारी टैपिंग की है, जब भी हमें चेक करना है तो हम चेक करेंगे, तो जब टैप करेंगे तभी चालू होगी। K1 क्या है, एक प्रकार की परमानेंट की, चालू कर दिए तो वो चालू ही रहेगा। आर कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट्स A एंड C। कहां कनेक्टेड है, बैटरी और जो की है वो किस पॉइंट्स में कनेक्टेड है, ए और सी पॉइंट्स में क्या है, वो कनेक्टेड है। ठीक है, एक प्रकार का पैरेलल कॉम्बिनेशन दिख रहा है हमें पूरा ये। द रेजिस्टेंस P एंड Q आर कॉल्ड रेशियो आर्म्स। तो जो रेजिस्टेंस जो P और Q होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार का रेशियो आर्म बोलते हैं। ऐसा हम इसलिए बोलते हैं कि जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज लेके आएंगे ना, मतलब मार्केट से आप खरीद के लेके आए, तो आपको एक डब्बा मिलेगा सेटअप, उसमें क्या रहेगा, एक ठोक नॉट रहेगी रेशियो सेट करने की।
तो मतलब हम सीधा एक ही रेगुलेटर से क्या कर सकते हैं, इन लोग दोनों का रेशियो सेट कर सकते हैं। मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस जो रहते हैं ना वो ऑलरेडी फिक्स रहते हैं, इनकी वैल्यू हमें क्या रहती है, पता रहती है, पहले से पता रहती है इन लोग दोनों की रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, रेजिस्टेंस आर इज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस आर है यहां पे वो कैसा रहता है, एक प्रकार का वेरिएबल रेजिस्टेंस रहता है। इसकी वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। कब तक वेरी करेंगे, जब तक ये पूरा ब्रिज क्या आ जाए, बैलेंस कंडीशन में ना आ जाए, तभी हम क्या कर सकते हैं, अपनी कंडीशन लगा सकते हैं। इज ए वेरिएबल रेजिस्टेंस एंड एस इज एन अननोन रेजिस्टेंस। जो एस रेजिस्टेंस रहता है ये क्या रहता है, इस पोजीशन पे जिस जगह का हमें रेजिस्टेंस मेजर करना है उसको हम क्या करते हैं, यहां पे कनेक्ट करते हैं इस पोजीशन पे। The bridge is said to be balanced when galvanometer gives zero deflection। जब गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, जीरो डिफ्लेक्शन होगा। मतलब जैसा अभी आपको डायग्राम दिख रहा है, गैल्वेनोमीटर बिल्कुल भी डिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ब्रिज बैलेंस है। और यही करते हैं हम, व्हीटस्टोन ब्रिज लगाते हैं उस जगह में जहां पे हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ब्रिज को बैलेंस करते हैं इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को वेरी कर करके कि कब ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। जैसी ब्रिज बैलेंस हो जाता है हम एक अपना फॉर्मूला लगाते हैं और हमें क्या मिल जाती है, अननोन रेजिस्टर की वैल्यू मिल जाती है। तो ये चीज हम देखेंगे। ठीक है, तो हमें इसका कंस्ट्रक्शन समझ में आया कि कैसे ये बना रहता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, किरचॉफ्स लॉ लगा के देखते हैं कि जो बैलेंस्ड कंडीशन रहती है, अब ये डायग्राम क्या है, बैलेंस कंडीशन पे, तो बैलेंस कंडीशन पे हमारी इक्वेशन क्या आती देखते हैं। ओके, तो क्या करते हैं, हम अपनी किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो इस डायग्राम को मैंने यहां पे ले लिया, आपको विजिबल होगा डायग्राम। ओके, अब हम यहां पे क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। तो सबसे पहले हमने प्रीवियस टॉपिक में क्या पढ़ा कि जब भी हमें किरचॉफ्स लॉ लगानी है हमें क्या करना पड़ेगा, करंट लेना पड़ेगा कि करंट कैसे फ्लो होगा। सबसे फर्स्ट स्टेप यही रहता है किरचॉफ्स लॉ में। तो यहां से क्या हो रहा है, बैटरी हमने कनेक्ट करी, की चालू कर दी, करंट फ्लो होना चालू होगा, पॉजिटिव एंड से करंट निकलना चालू हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इस ऐसे मूव करेगा तो कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन अपोजिट रहता है। आई करंट आएगा ए नोड में, जैसी वो ए नोड में आई करंट आएगा क्या होगी, ब्रांच हो रही, तो वहां पे डिवाइड होगा। तो ऊपर कौन सा करंट जाएगा हमारा I1 और नीचे कौन सा करंट जाएगा हमारा I2। ओके, डी पॉइंट में आएगा, डी पॉइंट में क्या है, अब ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन में, तो जब बैलेंस कंडीशन में रहेगा तो बीच में करंट जाएगा ही नहीं, मतलब जो बी डी नोड है वहां पे क्या होगी, करंट की वैल्यू जीरो होगी। बट कभी कभी हम एक, जैसा हम इस वीडियो में ही हम एक न्यूमेरिकल बनाएंगे जहां पे हमें बीच का करंट निकालना रहेगा। तो जब बैलेंस नहीं रहेगा ब्रिज तब करंट जाएगा बीच में, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, मगर जब ब्रिज बैलेंस हो गया तो बीच में करंट नहीं जाएगा। अभी हम बैलेंस कंडीशन के लिए उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो बीच में हमारा कोई करंट नहीं जाएगा, मतलब जो ये नोड में करंट है वो जीरो। तो जब इस नोड में कोई करंट नहीं जाएगा तो यही करंट I2 कहां चले जाएगा, इधर चले जाएगा I2, और यहां पे भी कौन सा करंट चले जाएगा I2। इसका मतलब I1 क्या है, एक प्रकार से I1 क्या है, I1 मतलब I इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2 है एक प्रकार से, यदि हम I को देखें तो। ओके, ऊपर वाली नोड में क्या जाएगा, I1 करंट बी पॉइंट पे आया, अब बैलेंस कंडीशन में बीच में करंट जाएगा ही नहीं, तो वही करंट क्या हो जाएगा, अगले आगे में चले जाएगा I1, और यही करंट कहां आ जाएगा, यहां पे I1। तो सी में क्या होगा, I1 I2 दोनों मिलेंगे और मिलके क्या बन जाएंगे, I करंट बन जाएंगे। ओके, तो हमने क्या लिया, करंट का डायरेक्शन ले लिया। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे अपनी, अप्लाइंग किरचॉफ्स, कौन सी लॉ लगाएंगे हम, सेकंड लॉ, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज लॉ, या हम लूप लॉ भी बोलते हैं, लूप रूल भी बोलते हैं। ठीक है, और कौन से लूप के लिए, यहां पे कितने लूप बन रहे हैं, एक दो, तीसरा भी बनेगा बट अभी हमें तीसरे की जरूरत नहीं है, जब न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो हम ये तीसरा लूप लेते हैं। अभी हमें बैलेंस कंडीशन निकालनी है, तो फर्स्ट लूप ये वाला, ये जो ट्रायंगल बन रहा है आधा और ये एक ट्रायंगल बन रहा है ये, तो फर्स्ट लूप हम ये लेंगे। तो सेकंड लॉ कौन से लूप में लगाएंगे हम, ए बी डी ए, सेकंड लॉ इन क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप ए बी डी ए बी डी ए, जिस पॉइंट से चलते हैं उसी पॉइंट में वापस आएंगे, लूप लगाने का ही कंडीशन रहता है। ओके, तो अब यहां पे हम क्या करते हैं, पहले I1 करंट को देखते हैं। I1 करंट कौन से रेजिस्टेंस में जाएगा, P रेजिस्टेंस में जाएगा। कैसा हम साइन कन्वेंशन लेते हैं, हम हमारा लूप का डायरेक्शन कैसा है, ये ऐसे हम चलेंगे लूप में, लूप का अपना डायरेक्शन ले लेते हैं, ये है हमारे लूप का डायरेक्शन। एक प्रकार से हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। तो अब हम कैसे चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, करंट हमारे डायरेक्शन में है और रेजिस्टेंस में क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो जब हम ऐसा चलते हैं तो क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। तो क्या हो जाएगा,
माइनस साइन लेंगे, माइनस I1, और रेजिस्टेंस कौन सा आ रहा है, P। यहां हम PI1 भी लिख सकते हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम करंट के साथ चल रहे हैं, हमारा लूप भी करंट के साथ है, तो क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। ओके, बी पॉइंट में आ गए, ठीक है, बी पॉइंट में आ गए। फिर बी पॉइंट से क्या होगा, नीचे आएंगे लूप में, इस नोड में कोई करंट नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे। कभी कभी क्या होता है, गैल्वेनोमीटर का भी हमें रेजिस्टेंस दिया रहता है न्यूमेरिकल में, तब हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। बट अभी बैलेंस्ड कंडीशन में बीच वाली नोड में कोई करंट ही नहीं है, तो गैल्वेनोमीटर में कोई ड्रॉप ही नहीं होगा, तो बी पॉइंट से सीधा अब हम कहां आ जाएंगे, डी पॉइंट में आ जाएंगे। ओके, अब डी पॉइंट से फिर ऐसे चलेंगे इस तरफ। अब डी पॉइंट में कौन सा, ए और डी नोड में कौन सा करंट है, I2 करंट है। हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं और करंट हमारे डायरेक्शन के अपोजिट है, हम इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट ऐसे आ रहा है। तो जब हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो क्या लेते हैं, प्लस साइन लेते हैं, तो प्लस I2 करंट, और कौन सा रेजिस्टेंस वहां पे ड्रॉप कर रहा है, R, जो वेरिएबल वाला है, इक्वल टू, अब वापिस ए पॉइंट में आ गए, तो ए पॉइंट में आके हम उसको क्या ले लेंगे, 0, क्योंकि यही किरचॉफ्स की लॉ बोलती है कि जिस पॉइंट से चलेंगे उस पॉइंट में वापस आएंगे तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा। ऑब्वियस सी बात है, जिस पॉइंट से चले उस पॉइंट से वापस आएंगे तो कोई पोटेंशियल में चेंज नहीं आएगा, तो इक्वल टू 0। ठीक है, फर्स्ट जगह लगा लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम और करते हैं, मतलब सिंप्लीफाई करते हैं, I2 R इक्वल टू, ये I1 P को इधर ले लेते तो पॉजिटिव हो जाएगा, I1 P। ओके, ये इक्वेशन बन गई हमारी। और चाहे तो अरेंज करके लिख सकते हैं, कैसे, फर्स्ट वाले को इधर ले लेते तो क्या हो जाएगा, कैसे भी लिख सकते हैं इसको, I1P इक्वल टू I2 R। ये क्या मिल गई हमें, इक्वेशन मिल गई। ओके, अब क्या करते हैं हम, फिर से लूप लगाते हैं, कौन सा, सेकंड वाला, जो सेकंड ट्रायंगल है उसमें। तो अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ, कौन से लूप में लगाएंगे, क्लोज लूप लिखते हैं। लूप कौन सा होगा हमारा, बी सी डी बी, क्या हो जाएगा, बी सी डी बी। ओके, ये सेकंड वाले लूप में हमने क्या लगा दिया, अपनी किरचॉफ सेकंड लॉ लगा दी, लूप रूल। तो यहां से शुरू करते हैं, पॉइंट बी से, पॉइंट बी से चलेंगे और पॉइंट बी में वापस आएंगे। पॉइंट बी से चलना चालू किए, हम लूप का डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, कोई भी डायरेक्शन में आप चल सकते हैं, हम कैसे चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ओके, जिस डायरेक्शन में चलना चाहे आप चल सकते हैं, वही आएगी एट द एंड इक्वेशन। बी पॉइंट से चलते हैं, ऐसे ऐसे हम चलेंगे, तो जैसे ही हम नीचे आएंगे ऐसे नीचे की तरफ करंट हमारे साथ है, तो हमारा डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन क्या है, सेम है। रेजिस्टेंस में आए, रेजिस्टेंस में ड्रॉप होगा, तो क्या लिखेंगे हम, माइनस साइन लिखेंगे, तो माइनस माइनस कौन सा करंट है उस नोड में, माइनस I1, और रेजिस्टेंस कौन सा है, Q। ओके, सी पॉइंट पे आ गए। अब सी पॉइंट से हम ऐसे आएंगे, करंट हमारे डायरेक्शन के अपोजिट है, I2 करंट हमारे डायरेक्शन के अपोजिट है, जिस डायरेक्शन में हम चल के आ रहे हैं, तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तो प्लस I2, और कौन सा रेजिस्टेंस है वहां पे, S। ओके, यहां पे आ गए डी पॉइंट में। अब फिर वापस बी पॉइंट में जाएंगे, बीच वाले नोड में क्या है, करंट 0 है, ठीक है। तो बी से यहां पे कोई ड्रॉप नहीं होगा, मतलब बी से सीधा हम आ गए, डी से सीधा हम आ गए बी में, तो उसी पॉइंट में आ गए, तो इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल क्या होता है, 0 होता है। ओके, ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और ठीक कर लेते हैं, पॉजिटिव को, ये जो I1Q है इसको हम इस तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, I2 S इक्वल टू I1 Q। I1 को पहले लिख लेते हैं, तो कैसे भी लिख सकते हैं, दोनों इक्वल टू में, 2 इक्वल टू 3 लिखे या 3 इक्वल टू 2 लिखे, मतलब देखिए I2 S। ठीक है, तो ये क्या आ गई, हमारी इक्वेशन आ गई। ओके, अब ये दोनों जो इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ये वाली हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, इन लोग दोनों को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, देखते हैं क्या आता है। तो I1P इक्वल टू क्या है हमारा, इक्वल टू इस तरफ क्या है, I2R। फिर से देखते हैं, I1P इक्वल टू I2R, डिवाइड में क्या हो जाएगा, क्या कर रहे हैं हम, 1 डिवाइड बाई 2 कर रहे हैं, नीचे आ जाएगा I1Q इक्वल टू
यहां पे क्या आ जाएगा, I2S, I2S। ओके, अब देख सकते हैं यहां पे क्या क्या कैंसल आउट हो जाएगा, तो I1 कैंसल आउट हो जाएगा, I2 भी कैंसल आउट हो जाएगा। तो क्या आएगी हमारी इक्वेशन, P/Q इक्वल टू R/S। तो ये कंडीशन रहती है व्हीटस्टोन ब्रिज की, जब वो क्या रहेगा, बैलेंस कंडीशन पे रहेगा। अब यदि हमें तीन रेजिस्टेंस पता है तो हम S की वैल्यू निकाल लेंगे। P और Q हमेशा हमें पता रहता है, R को हम वेरी करते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देने लग जाए। जैसी R को हम वेरी कर रहे हैं, तो हमें उसकी वैल्यू पता है। जैसी गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिया, R की वही वैल्यू ले लेंगे, तो हमें क्या पता चल जाएगा, अननोन रेजिस्टेंस S की वैल्यू पता चल जाएगी इस इक्वेशन से। तो ये आ गई हमारी बैलेंस्ड कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज की। तीन पता है तो हम एक निकाल लेंगे। ओके, और कंडीशन के बारे में देखते हैं, आगे भी चलते हैं। ओके, तो हमने समझ लिया। अब आगे के पॉइंट्स देखते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे इसकी कंडीशन जानने के लिए, और क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट होती है। तो देखते हैं फर्स्ट पॉइंट क्या, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस, जब ब्रिज क्या रहेगा, बैलेंस पोजीशन पे रहेगा। इसका मतलब बैलेंस पोजीशन पे, इसका मतलब क्या है कि जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, जीरो डिफ्लेक्शन होगा। मतलब जो उसकी पॉइंटेड जो नीडल है वो एकदम स्ट्रेट रहेगी, उसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो जब ब्रिज बैलेंस रहेगा, देन ऑन इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड द सेल देयर इज नो इफेक्ट ऑन दी बैलेंस कंडीशन ऑफ द ब्रिज। तो जब ब्रिज बैलेंस कंडीशन पे रहेगा तो तब यदि हम पोजीशन चेंज कर दें गैल्वेनोमीटर और बैटरी की, मतलब यदि इसको यहां लगा दे और गैल्वेनोमीटर को यहां लगा दे, एक प्रकार से क्या है, दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में ही लगे हुए हैं, तो क्या होगा, ब्रिज की जो बैलेंस्ड कंडीशन है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगर कब ये कब लागू होगा, जब ब्रिज हमारा क्या हो, बैलेंस्ड हो, मतलब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा हो। तो जब ब्रिज बैलेंस कर लेंगे हम, उसके बाद हम उसकी पोजीशन इंटरचेंज करते बैटरी और गैल्वेनोमीटर की, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। ओके, तो यही सारी चीजें क्या है, इंपॉर्टेंट है। और देखते हैं आगे, हेंस द आर्म BD एंड AC आर कॉल्ड कॉन्जुगेट आर्म्स ऑफ द ब्रिज। तो जो आर्म्स होते हैं हमारे BD और AC, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट आर्म्स। BD और AC क्या होते हैं, हमारे कॉन्जुगेट आर्म होते हैं। आप देख सकते हैं दो रेजिस्टेंस के बीच में यहां पे लगा हुआ है, यहां पे भी दो रेजिस्टेंस के बीच में लगा हुआ है। तो यदि मैं ऐसे भी लगा दूं गैल्वेनोमीटर को, तो भी तो वो वैसा ही कॉम्बिनेशन बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए क्या होते हैं, वो हमारे कॉन्जुगेट आर्म्स होते हैं। ओके, अब एक और चीज देखते हैं, इन बैलेंस स्टेट नो करंट फ्लोज इन दी गैल्वेनोमीटर आर्म। जब बैलेंस स्टेट में रहेगा तो क्या होगा, कोई भी करंट गैल्वेनोमीटर के आर्म में फ्लो नहीं करेगा। नो करंट फ्लोज इन दी गैल्वेनोमीटर आर्म। जैसे अभी हमने डिराइव किया तो हमने बीच की नोड में गैल्वेनोमीटर वाले जो लेंथ है उसमें IG करंट नहीं लिया हमने, क्योंकि बैलेंस कंडीशन है, करंट वहां जाएगा ही नहीं जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा बैलेंस कंडीशन में क्या होगा, ये नोड में करंट जाएगा ही नहीं। बट न्यूमेरिकल जब हम बनाएंगे तो हमें कभी कभी यहां का करंट निकालना पड़ेगा, तो उसका मतलब ये है कि वो बैलेंस स्टेट में नहीं होगा, इसका मतलब। ओके, hence while computing the equivalent resistance between A and C, the resistance connected between B and D may be neglected। तो जब बीच में करंट नहीं जाएगा, मतलब ये वाली जो नोड है हमारी B और D ब्रांच में यदि करंट नहीं जाएगा, तो जब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है किन दो पॉइंट्स के बीच में, A और C पॉइंट्स के बीच में, जब हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, जो बीच वाली नोड का रेजिस्टेंस है उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि करंट तो जा ही नहीं रहा है वहां पे। ये इसमें यदि करंट नहीं जा रहा है तो एक प्रकार से दोनों पैरेलल हो गए। ऊपर वाली जो दो आर्म है, ऊपर वाला एक आर्म और नीचे वाला पूरा एक आर्म पैरेलल हो गए, तो बीच में हमें करंट जा ही नहीं रहा है, तो रेजिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है। मतलब A और C का हम आसानी से नॉर्मल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं बीच का, बिना कंसीडर किए। बट कभी कभी न्यूमेरिकल्स में ऐसा होता है कि बीच में आपको गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस देगा। ओके, अब देखते हैं मैक्सवेल के अकॉर्डिंग। तो मैक्सवेल ने क्या किया कि वो एनालाइज कर रहे थे इसके ऊपर कि यदि मैं बैटरी और गैल्वेनोमीटर की पोजीशन चेंज करता हूं तो क्या इसमें क्या फर्क पड़ेगा करके ना, मतलब सेंसिटिविटी में क्या फर्क पड़ेगा गैल्वेनोमीटर की। ये गैल्वेनोमीटर जो बीच में रहता है ये बहुत सेंसिटिव डिवाइस रहती है। यदि रेजिस्टेंस हल्का सा भी वेरी हुआ तो क्या होने लग जाएगा, बीच में करंट जाने लग जाएगा और गैल्वेनोमीटर क्या होने लग जाएगा, डिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। तो मैक्सवेल ने यही चीज एनालिसिस की कि कौन सा ज्यादा सेंसिटिव कंडीशन रहेगी, मतलब किस केस में जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो ज्यादा सेंसिटिव रहेगा। तो उसी के बारे में हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, फॉर द ग्रेटेस्ट सेंसिटिविटी, मतलब हम चाहते हैं कि एकदम सेंसिटिव रहे। सेंसिटिव रहेगा तो इसका मतलब यह है कि हल्का सा भी जो वेरिएबल रेजिस्टेंस है उसमें हल्का सा भी चेंजेस आया तो गैल्वेनोमीटर में क्या आने लग जाएगा, डिफ्लेक्शन आने लग जाएगा। मतलब ब्रिज की बैलेंस कंडीशन टूटेगी।
ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल फॉर ग्रेटर सेंसिटिविटी, अब यदि ज्यादा सेंसिटिविटी रहेगी तो हमें फायदा भी है, क्योंकि एकदम सेंसिटिव रहा गैल्वेनोमीटर तो उससे क्या होगा, एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट होगी। मतलब हल्का सा भी कुछ भी रेजिस्टेंस वेरी हो रहा है तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब उसको बैलेंस कंडीशन के लिए एकदम परफेक्टली सेट करना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल फॉर ग्रेटर सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रिज, यदि हम चाहते हैं कि ब्रिज की एकदम ग्रेटर सेंसिटिविटी रहे, गैल्वेनोमीटर और द बैटरी whichever has the highest resistance should be connected across the junction of the two highest and the two lowest resistance। तो यदि हम चाहते हैं कि एकदम ज्यादा सेंसिटिविटी मिले, मतलब अच्छे से हमें बैलेंस करने के लिए एकदम रेजिस्टेंस को पॉइंट टू पॉइंट वेरी करना पड़े तब जाके ब्रिज बैलेंस हो, तो मैक्सवेल ने क्या एनालाइज किया कि बैटरी और गैल्वेनोमीटर दोनों में से जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस कैसे ज्यादा होगा, गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, और बैटरी का भी क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। हमने ये चीज देखी है। बट जनरली आप देखेंगे तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा ही होता है एज कंपेयर टू बैटरी। तो दोनों में से जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है उसको हम क्या करेंगे, यहां बीच में लगाएंगे। तभी क्या होगा, ये जो पूरा ब्रिज है इसमें हमें सेंसिटिविटी ज्यादा मिलेगी। सेंसिटिविटी ज्यादा मतलब हल्का सा भी आर वेरी हुआ तो ब्रिज की बैलेंस कंडीशन टूट जाएगी। मतलब वो एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट पोजीशन पे ही क्या होगा, नल डिफ्लेक्शन, मतलब एकदम स्ट्रेट आएगा। और जब स्ट्रेट आया तभी हम बैलेंस कंडीशन से अननोन रेजिस्टेंस क्या कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। ओके, तो बैटरी और गैल्वेनोमीटर दोनों में से जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ उसको हम बीच में प्लेस करेंगे। और कहां प्लेस करेंगे, मतलब दो हाई रेजिस्टेंस और दो लोअर रेजिस्टेंस के बीच के जंक्शन। ठीक है, फिर से एक बार पॉइंट देखते हैं, कहां पे प्लेस करेंगे, गैल्वेनोमीटर और दी बैटरी विच एवर हैज दी हाईएस्ट रेजिस्टेंस, दोनों में से जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, और जनरली किसका ज्यादा होता है, गैल्वेनोमीटर का ज्यादा होता है। शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस दी जंक्शन, शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस दी जंक्शन। ठीक है, तो शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस दी जंक्शन, ये बी और डी पॉइंट क्या है, जंक्शन है। और किसके जंक्शन है, across the junction of two highest and two lowest resistance। ऐसे जंक्शन में लगाना है हमें जहां पे दो हाईएस्ट और दो लोएस्ट रेजिस्टेंस रहेंगे। ओके, तो यहां पे क्या रहता है, इस कंडीशन पे जो P और R है जनरली क्या रहते हैं, ये दोनों हाईएस्ट रेजिस्टेंस रहते हैं, और ये जो Q और S रहता है जनरली ये दोनों क्या रहते हैं, लो रेजिस्टेंस रहते हैं। तो बैटरी और गैल्वेनोमीटर दोनों में से जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, गैल्वेनोमीटर का तो रेजिस्टेंस होता ही है और बैटरी का भी इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस जनरली ज्यादा ही होता है बैटरी के रेजिस्टेंस से, इसलिए यहां पे लगाए। और कहां पे लगाएंगे, गैल्वेनोमीटर को, दोनों में से कौन सिलेक्ट किया, हम गैल्वेनोमीटर सिलेक्ट किया क्योंकि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। इसको हम बीच में लगाएंगे इन चारों के, ठीक है, ब्रिज बनाएंगे इसको। और इसको कौन से जंक्शन में लगाएंगे, बी और डी ऐसे जंक्शन में जहां पे दो एक तरफ हाईएस्ट आए और दो एक तरफ क्या है, लोएस्ट आए। ओके, कैसे आते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन का डायग्राम दिखाता हूं जिसको हम थोड़ी देर बाद सॉल्व करेंगे, तो उससे आप देख सकते हैं कि ये दोनों का क्या रहता है, ज्यादा रहता है। ओके, तो आप देख सकते हैं 100 ओम और 60 ओम दो हाईएस्ट रेजिस्टेंस यहां पे और दो लोएस्ट रेजिस्टेंस यहां पे। तो गैल्वेनोमीटर को हम कहां लगाए, ऐसे जंक्शन में लगाए जहां पे दो हाईएस्ट और दो लोएस्ट रेजिस्टेंस। ओके, तो इसलिए यहां पे हम बीच में गैल्वेनोमीटर को लगाते हैं। ठीक है, तो मैक्सवेल ने ये चीज क्या करी, इन्वेस्टिगेट किया और उन्होंने देखा कि यदि हम ज्यादा सेंसिटिविटी चाहते हैं ब्रिज की तो गैल्वेनोमीटर को बीच में लगाए, बैटरी को यहीं रहने दें। ओके, आगे देखते हैं एक नोट पॉइंट, द व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोस्ट सेंसिटिव व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द फोर आर्म्स ऑफ द ब्रिज इज ऑफ द सेम ऑर्डर। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज क्या रहता है, एकदम ज्यादा सेंसिटिव रहता है जब चारों रेजिस्टेंस क्या होते हैं, सेम ऑर्डर के होते हैं, मतलब सबकी वैल्यू क्या रहती है, सेम रहती है। और सेम i.e. नल पॉइंट इज ऑब्टेन एट द मिडिल ऑफ द ब्रिज। और इसका मतलब क्या है कि नल पॉइंट कहां मिलेगा, हमें ब्रिज के एकदम मिडिल में मिलेगा। नल पॉइंट का मतलब यह है कि जहां पे क्या होगा, गैल्वेनोमीटर का जीरो डिफ्लेक्शन होगा। तो एक तो गैल्वेनोमीटर सबसे ज्यादा कब सेंसिटिव रहेगा, जब चारों रेजिस्टेंस सेम ऑर्डर के रहेंगे, मतलब लगभग सेम रहेंगे। उस केस में क्या होगा, हल्का सा भी कोई भी वेरी किया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगा। अब जब चारों सेम ऑर्डर के रहे तो नल पॉइंट हमें एकदम सेंटर में मिलेगा, ये ब्रिज के एकदम सेंटर में। हल्का सा भी ऊपर नीचे किए तो क्या हो जाएगा, हमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का भी क्या है, उसमें उसका भी रेजिस्टेंस है। ओके, तो ये चीज क्या है, ब्रिज सबसे ज्यादा सेंसिटिव होगा जब चारों रेजिस्टेंस क्या होंगे, सेम ऑर्डर के होंगे, और नल पॉइंट हमें एकदम बी और डी के क्या मिलेगा, सेंटर में मिलेगा। ओके, तो ये था। अब हम देखते हैं एक ओरिजिनल पिक्चर व्हीटस्टोन ब्रिज की।
तो आप चाहें तो आप Amazon से ऑर्डर करके खरीद भी सकते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज मिलता है। तो ये क्या रहता है, ओरिजिनल व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें आप देख सकते हैं ये जो मीटर लगा हुआ है हमारा, ये मीटर क्या है, हमारा गैल्वेनोमीटर है। ओके, यहां पे आप देखिए रेशियो लिखा हुआ है, ये वाला जो है, इसका मतलब क्या है, ये रेशियो मतलब जो ऊपर के रेजिस्टेंस है ना, P और Q, ये जो दो रेजिस्टेंस है P और Q, ये दोनों का रेशियो, मैंने बोला था कि ये दोनों रेजिस्टेंस क्या रहता है, हमें पता रहता है। तो ये सीधा दोनों का रेशियो हम यूज करेंगे। मतलब P बाई Q क्या था हमारा एक्सप्रेशन, P बाई Q इक्वल टू R बाई S। हमारा एक्सप्रेशन क्या था, P बाई Q इक्वल टू R बाई S रहता है। तो आपने देखा वो जो मीटर रहता है उसमें सीधा ये रेशियो के फॉर्म में रहता है। मतलब इसको आप सीधा क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं एक बटन से कि ये दोनों को एक साथ वो वहां पे क्या करता है, कंसीडर कर लेता है ओरिजिनल व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो वही चीज है यहां पे, सीधा हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको हम सेट करेंगे तो हमें P और Q का क्या मिल जाएगा, रेशियो मिल जाएगा, कितना हम चाहते हैं। अब ये जो चार नॉब है, ये चार नॉब क्या है, हमारी वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए, मतलब जो R है हमारा इसके लिए है। ये जो R है, P और Q तो एक ही से सेट हो जाएगा, कितना हमें रेशियो चाहिए उसका, इन लोग दोनों का, क्योंकि वो एक तरफ है, मतलब LHS साइड में रहता है। R क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब वो S के अकॉर्डिंग होगा कि S कितना हम मेजर कर रहे हैं, उस हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, R को वेरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो R के लिए क्या दिया हुआ है, आप देखिए यहां पे कितना सारा नॉब दिया हुआ है R के लिए, अलग अलग साइज का। इसका ओम्स अलग है, ये अलग ओम का है, ये इंटू 10 ओम्स का है, ये 1 ओम्स का है। सब बंद रहेगा। जितना भी आप वेरी करना चाहते हैं उस नॉब को क्या कर रहे हैं, चालू कर दें। यदि आप चाहते हैं कि एक ही ओम का मिले तो सिर्फ इसी को घुमाएं, बाकी सब जीरो कंडीशन पे रहेंगे। यदि आप चाहते हैं कि ज्यादा रेजिस्टेंस हो तो आप इसको घुमाएं। और यहां पे क्या होगा बताऊं, यहां पे हम अननोन रेजिस्टेंस को क्या कर देंगे, अटैच कर देंगे। तो ओरिजिनल रियल लाइफ में ऐसा होता है, यहां पे अननोन रेजिस्टर अटैच कर दिए, जिसको हमें जानना है कि इसका रेजिस्टेंस कितना है, P और Q का रेशियो यहां से सेट कर दिया। ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, यहां पे हम देखेंगे ये चारों से हम क्या करेंगे, एक एक को, किसी भी एक को यूज करके अकॉर्डिंग टू जो अननोन रेजिस्टेंस है, यहां पे हम गैल्वेनोमीटर की रीडिंग देखेंगे कितनी है। ठीक है, तो यहां पे जो वेरिएबल रेजिस्टेंस आया, उस वेरिएबल रेजिस्टेंस पे गैल्वेनोमीटर एकदम जीरो डिफ्लेक्शन देने लग गया, तो हम क्या करेंगे, तीनों का रेशियो लेके अननोन रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। तो ऐसा होता है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज होता है ओरिजिनल रियल लाइफ में। ओके, यहां से क्या रहती है, बटन रहती है चालू करने की, और देखिए की रहती है K1 K2, जो हमारी की है, जो हम क्या करते हैं, जो बीच में यहां पे लगाई हुई है हमारी K1 K2 जो की है वो कहां रहती है, उसमें भी रहती है। ओके, तो आपने देखा रियल लाइफ में गैल्वेनोमीटर कैसे दिखता है, सेम ऐसे टाइप से अननोन रेजिस्टर को यहां लगाए, P और Q का रेशियो सेट किए। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल रेजिस्टेंस हम सेट करेंगे जब तक क्या हो जाए, गैल्वेनोमीटर बैलेंस्ड कंडीशन पे ना आ जाए। तो हम देख लेंगे कितना वेरिएबल हमने सेट किया है, P और Q का रेशियो पता है, तीनों को सॉल्व करेंगे और आ जाएगा हमारा अननोन रेजिस्टेंस। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बनाते हैं ताकि हमें और समझ में आए। तो इन अ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट, P इक्वल टू 7 ओम, Q इक्वल टू 8 ओम, R इक्वल टू 12 ओम और S इक्वल टू 7 ओम, चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है एक व्हीटस्टोन ब्रिज की। फाइंड द एडिशनल रेजिस्टेंस टू बी यूज्ड इन सीरीज विद S। S के साथ हमें क्या करना है, एडिशनल रेजिस्टेंस देखना है, सो दैट द ब्रिज इज बैलेंस। तो क्या हो, ब्रिज बैलेंस हो। यहां पे हमें चार रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, मगर यही चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि हम व्हीटस्टोन ब्रिज में रखेंगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं रहेगा, पहले ही बता दिया है, तभी तो एक और एडिशनल बोला। तो अब बोला कि कितना रेजिस्टेंस मेरे को S के साथ सीरीज में लगाना पड़ेगा ताकि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ओके, तो एक बार और इसको हम समझ लेते हैं डायग्राम से अपने। चारों रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है हमें क्वेश्चन में और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस नहीं है, तो S के साथ कितना मेरे को यहां पे एक सीरीज में लगाना पड़ेगा रेजिस्टेंस ताकि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट हम क्या लिखते हैं, अपनी गिवन वैल्यूज, क्या क्या गिवन है हमें। P हमें दिया है 7 ओम, Q 8 ओम, R दिया है 12 ओम का, S दिया है 7 ओम। P और S की वैल्यू क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ब्रिज को बैलेंस करना है और हमें कितना रेजिस्टेंस X के साथ सीरीज में लगाना पड़ेगा। तो जब दो रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो कैसे बैलेंस कंडीशन का फॉर्मूला क्या बनेगा, P बाई Q
इक्वल टू क्या रहता है, R बाई S। ये रहती है बैलेंस कंडीशन। अब कितना रेजिस्टेंस हमें S में ऐड करना पड़ेगा ताकि ब्रिज बैलेंस हो, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, S प्लस X, क्योंकि क्या है दोनों सीरीज में ऐड हो जाएंगे। ओके, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना रेजिस्टेंस हमें ऐड करना है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो जो रेजिस्टेंस हमें ऐड करना है उसकी हमने वैल्यू क्या ली है, X ले ली है। एडिशनल रेजिस्टेंस जो क्या है प्लस है उसके साथ, तो देख के ही समझ में आना चाहिए कि वो सीरीज में हम उसको ले रहे हैं, तभी हम उसको दो रेजिस्टेंस का जैसे हम सीरीज में सम करते हैं वैसा लेंगे। ओके, तो वैल्यू रखते हैं, P7 है, Q हमारा 8 है, ठीक है, R की वैल्यू हमारे 12 दी है, और S प्लस S की वैल्यू भी हमें गिवन है, कितनी है, 7 प्लस X। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये इधर, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस X, और इधर क्या हो जाएगा 8 इंटू 12, कितना आएगा, इसको हम इंटू करेंगे तो 96 आ जाएगा। यहां पे इंटू कर देते हैं, 7 से कितना 49 प्लस 7x इक्वल टू 96। ओके, तो 7x को यहीं रखते हैं, 49 को इधर ले जाते हैं, तो 96 माइनस 49 कितना आ जाएगा, 96 माइनस 49 करेंगे हम तो आ जाएगा हमारा 47। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 47 बाई 7। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आएगी 6.714 ओम्स में आएगी। तो इसको आप राउंड ऑफ करके ले सकते हैं, x इज इक्वल टू 6.72 ओम्स। तो ये इतना रेजिस्टेंस हमें S के साथ सीरीज में लगाना पड़ेगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, व्हीटस्टोन ब्रिज क्या आ जाएगा, बैलेंस कंडीशन पे आ जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन बन गया, एकदम सिंपल था कि नहीं ये क्वेश्चन, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा थोड़ा सा बिग, जिसमें हमें क्या करना पड़ेगा, किरचॉफ्स लॉ भी लगानी पड़ेगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है, अ व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट हैव द रेजिस्टेंस इन वेरियस आर्म्स एज शोन इन द फिगर, कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर। ओके, तो ये नोड में हमें क्या निकालना है, IG करंट निकालना है इसमें, बाकी पूरा डाटा गिवन है। और देखिए गैल्वेनोमीटर का भी रेजिस्टेंस हमें गिवन है, और ये क्या होगा, एक प्रकार से क्या होगा, उतनी बैलेंस कंडीशन पे नहीं होगा, तभी क्या हो रहा है, बीच नोड में क्या हो रहा है, हमारा करंट जा रहा है। तो 10 ओम, 100 ओम, 10 ओम, 60 ओम और 5 ओम का क्या है, यहाँ पे करंट है, तो हमें क्या निकालना है, ठीक है, IG की वैल्यू निकालनी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 लूप में किरचॉफ्स लॉ लगानी पड़ेगी। ओके, तो सॉल्व करते हैं, गैल्वेनोमीटर मतलब IG का करंट निकालना है। ऑल राइट, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, इसका डायग्राम ले लेते हैं। तो जो क्वेश्चन वाला डायग्राम था उसको और अच्छे से हम देख सकते हैं, ताकि क्या हो, हमें एकदम अच्छे से समझ में आए। तो ये जो डायग्राम है इसको आप और अच्छे से देख सकते हैं, मैं अपने हिसाब से इसको एडिट कर दिया ताकि जो हमने कलर्स लिया वैसी। 100 ओम और 10 ओम क्या है, रेशियो की वैल्यू है, 60 ओम 5 ओम, बीच में गैल्वेनोमीटर कितना है 15 ओम का, उसका भी रेजिस्टेंस है, और 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे डायग्राम आपको विजिबल है। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे IG करंट निकालना है, मतलब IG की वैल्यू निकालनी है जो इसमें करंट जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं उसके पहले करंट डिसाइड करते हैं। तो यहां से कौन सा करंट जाएगा, बैटरी के पॉजिटिव एंड से यहां से निकलेगा I करंट निकलेगा। तो I इस पॉइंट में आया, A पॉइंट में क्या होगा, ब्रांच है तो डिवाइड होगा। नीचे हम कौन सा करंट लेते हैं, सेम वैसी करंट लेते हैं। नीचे वाले करंट यहां पे AD में जाएगा I2, और ऊपर वाली करंट में कौन सा जाएगा, I1 करंट। इसका मतलब जो I है वो क्या है, I1 प्लस I2 है। एक प्रकार से I का मतलब क्या है, I1 प्लस I2 करंट, तभी तो वो डिवाइड होके I1 ऊपर गया और I2 नीचे गया। ओके, इस पॉइंट में आया तो पहले I1 को देखते हैं। I1 इस पॉइंट में आया, B पॉइंट में आया। अब क्या हो रहा है, बीच का करंट निकालना है, इसका मतलब बीच में करंट जा रहा है वहां पे। तो क्या होगा, करंट यहां से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पे कौन सा करंट आएगा, IG करंट आएगा,
क्योंकि वो गैल्वेनोमीटर में जा रहा है जो क्या है 15 ओम का है। और बीसी में कौन सा करंट जाएगा, तो जब I1 करंट बी पॉइंट पे पहुंचा तो IG करंट यहां चले गया, तो यहां पे जो करंट जाएगा वो क्या रहेगा, जो बचा हुआ करंट रहेगा वो, मतलब जो बीसी ब्रांच में करंट जाएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, I1 माइनस IG। I1 में से IG इधर चले गया तो जितना करंट बचा है वो यहां पे आएगा बिल्कुल। तो बीसी ब्रांच में कौन सा करंट जाएगा, I1 माइनस IG। ओके, I2 आएगा यहां पे, और IG क्या है यहां पे नीचे की तरफ आ रहा है। अब I2 आया डी पॉइंट में, और IG करंट भी कहां पे आ रहा है, डी पॉइंट में ही आ रहा है। तो डी के बाद बीसी में कितना करंट जाएगा, दोनों ऐड होके जाएगा, मतलब I2 प्लस IG करंट जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, I2 प्लस IG, बिल्कुल। तो ये दोनों करंट कहां जाएंगे, अब सी पे कौन सा करंट पहुंचेगा, I1 माइनस IG, और I2 प्लस IG यहां पे करंट पहुंचेगा। तो ये दोनों यदि हम करंट को देखें तो कौन कौन सा करंट पहुंच रहा है सी पॉइंट में, I1 माइनस IG पहुंच रहा है, प्लस I2 माइनस IG करंट पहुंच रहा है। ओके, तो यहां से हम देखते हैं प्लस है, I2 प्लस IG करंट पहुंच रहा है, तो यहां से यदि हम देखें तो IG क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बचा, सिर्फ I1 प्लस I2 ही करंट बचा, और यही क्या है, I करंट ही है। तो देखिए यहां पे टोटल कुल मिला के यहां पे वापस क्या आ जाएगा, I करंट आ जाएगा। सी में आया दोनों, I1 माइनस IG आया और I2 प्लस IG आया, IG कैंसिल हो गया, I1 प्लस I2 बचा, और वो क्या है, एक प्रकार से I है, तो यहां पे वापस I करंट फ्लो होने लग जाएगा। ठीक है, तो यदि ऐसा एंड में I करंट आता है तो इसका मतलब आप समझिए कि आपने करंट सारा सही लिया है और एकदम सही फ्लो कर रहा है, वो आपने जो लिया है वो एकदम सही है। I क्या है, I1 प्लस I2 ही है। ओके, तो ये चीज हो गई हमारी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आप क्रिचॉफ्स लॉ लगाते हैं। तो क्रिचॉफ सेकंड लॉ ही लगाएंगे तो बार बार वो चीज नहीं लिखेंगे। तो पहला हम लूप लेते हैं, फर्स्ट लूप हम कौन सा लेंगे, क्रिचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे, मतलब वोल्टेज लॉ लगाएंगे, मतलब लूप लगाएंगे। तो फर्स्ट लूप लेते हैं हम, इन लूप 3 लूप रहेंगे यहां पे, 1 2 और 3। तो फर्स्ट लूप लेते हैं हम ABDA, क्लोज लूप रहता है तो ऐसे लिखते हैं क्लोज लूप, तो आप समझिए क्या होगा, ABDA इन क्लोज लूप, ABDA में। ठीक है, लेते हैं ए पॉइंट से शुरू करते हैं हम, बिल्कुल। तो क्या लिखते हैं, करंट की इक्वेशन लिखते हैं। तो क्या होगी, फर्स्ट ए पॉइंट से शुरू करते हैं। हम कैसे चलेंगे, करंट का अपना डायरेक्शन ले लेते हैं हम चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे हम क्या करेंगे, मूव करेंगे ऐसे। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज हम चलेंगे, क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ओके, क्लॉकवाइज ले लेते हैं डायरेक्शन अपना, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से ऐसे मूव कर रहे हैं। ठीक है, ए पॉइंट से जब हम मूव करेंगे तो I1 करंट है, इस तरफ जाएगा, हम करंट के साथ ही चल रहे हैं, हमारा लूप भी ऐसा है और करंट के हम साथ ही हैं। तो क्या हो लिखेंगे हम, माइनस 100 I1, माइनस 100 I1 आएगा, क्योंकि करंट का डायरेक्शन और हमारा हम जो लूप लिए दोनों डायरेक्शन सेम है। ओके, बी पॉइंट में आ गए, बी पॉइंट से नीचे आएंगे अब। तो यहां पे क्या है, इस ब्रांच पे 15 ओम का क्या लगा हुआ है, रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का। करंट कौन सा फ्लो कर रहा है, IG फ्लो कर रहा है। हम कैसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, और IG करंट भी हमारे साथ ही चल रहा है, तो उसको भी हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। तो माइनस कितना ओम है, 15 ओम, और करंट कौन सा है उस नोड में, IG आ गया। ओके, डी पॉइंट में आ गए। अब डी पॉइंट से हम ऐसे जाएंगे। ठीक है, हम इस तरफ जा रहे हैं और I2 हमारे अपोजिट आ रहा है, तो अब क्या लेंगे, हम प्लस साइन लेंगे। प्लस कितना ओम का रेजिस्टेंस है यहाँ पे, 60, और करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I2 हमारे अपोजिट, तो I2 कहां पे आ गए, वापिस ए पॉइंट पे आ गए, इक्वल टू 0। ओके, तो अब इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन आ गई हमारे पास, फर्स्ट वाली इक्वेशन आ गई। ओके, अब इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं, 100 15 और 60 दिख रहा है तो 5 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाई 5। पूरे टर्म को हम क्या कर रहे हैं, 5 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो कितनी आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन, 100 I1 है, 5 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस 20 I1। ठीक है, 15 है तो माइनस 3 IG, और 60 है सॉरी, तो प्लस 12 I2 इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। ओके, तो ये हमारी आ गई फर्स्ट वाली इक्वेशन आई, इक्वेशन 1। सेकेंड लूप लगाते हैं अब हम।
तो इन लूप, इन क्लोज लूप कौन से लेते हैं हम? बी सी डी बी, बी सी डी बी। ओके, यहां पे भी हम कैसे मूव करते हैं? क्लॉकवाइज ले लेते हैं, ऐसी क्लॉकवाइज मूव करते हैं। कभी कभी मैं जल्दी जल्दी में ऐसे उल्टा बोल देता हूं, क्लॉकवाइज एरो दिखाता हूं मगर बोल देता हूं एंटी क्लॉकवाइज ले लें। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, यहां पे एरो का डायरेक्शन दिखेगा और मैं उसी के हिसाब से चलता हूं। तो मैं आपको साइन कन्वेंशन ऐसा बता रहा हूं कि कहीं पे भी गलत नहीं होगा। किसी को भी गलत लगेगा तो डाउट हो जाएगा, क्योंकि मैं कन्वेंशन ही आपको सेम बता रहा हूं पूरा स्टार्टिंग से लेके अभी तक, कोई भी चीज चेंज नहीं कर रहा हूं। ओके, तो बी पॉइंट से अब हम शुरू करते हैं लूप लेना। बी पॉइंट से चलते हैं, बिल्कुल ठीक है। बी पॉइंट से शुरू करेंगे, ऐसे चलेंगे, वापस बी में आएंगे। तो सबसे पहले क्या है, यहां पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है और करंट कौन सा फ्लो हो रहा है? I1 माइनस IG फ्लो कर रहा है। हम ऐसे चल रहे हैं हमारा लूप और करंट भी हमारे साथ चल रहा है, तो क्या लेंगे? माइनस साइन लेंगे। ओके, तो क्या हो जाएगा? माइनस कितना ओम का रेजिस्टेंस है? यहां पे 10 ओम का रेजिस्टेंस है, माइनस 10। करंट कौन सा फ्लो हो रहा है वहां पे? I1 माइनस IG, तो माइनस 10 ब्रैकेट में क्या होगा? I1 माइनस IG होगा। ओके, क्योंकि करंट वही लेना पड़ेगा। सी पॉइंट में आ गए, अब इस तरफ आएंगे। जो सी और डी नोड में करंट कौन सा चल रहा है? I2 प्लस IG चल रहा है और हम ऐसे आ रहे हैं और वो हमारे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है, तब हम क्या लेते हैं? प्लस लेते हैं। ओके, कितने ओम का रेजिस्टेंस है वहां पे? 5 ओम का। और करंट कौन सा आ रहा है? हमारे अपोजिट, हमारे हम जो लूप में चल रहे हैं उसके अपोजिट I2 प्लस IG करंट आ रहा है वहां पे, I2 प्लस IG। ओके, डी पॉइंट में आ गए। अब डी से वापस बी जाना है अपने को। IG करंट कैसे आ रहा है? नीचे आ रहा है, हमें ऊपर जाना है, तो फिर हम अपोजिट चल रहे हैं करंट के, तो फिर हम प्लस लेंगे। ओके, कौन सा करंट चल रहा है वहां पे? IG करंट चल रहा है। कितने ओम का रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का? 15, तो 15। और करंट कौन सा है? IG। कहां पे आ गए हम? वापस बी पॉइंट में आ गए, तो इक्वल टू 0। ओके, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या करते हैं और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 10 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा? माइनस 10 I1, ओके, माइनस माइनस प्लस 10 IG प्लस 5 I2, 5 इंटू I2, ओके, प्लस 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 ही होगा और प्लस 5 IG प्लस 15 IG इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन, विजिबल है आपको? बिल्कुल। अब देखते हैं कौन कौन सा सेम है। I1 तो एक ही है, IG 3 हो गए और एक I2 है। तो लिखते हैं ये वाली इक्वेशन, क्या आ जाएगी? I1 एक आ गया, IG है 10, 5 और 15, तो 20, 30 IG हो जाएगा और 5 I2 हो जाएगा। ओके, तो लिखते हैं अगली अपनी इक्वेशन, माइनस 10 I1 प्लस माइनस 10 I1 और IG कितना हो जाएगा? 10 प्लस 5 25 प्लस 15 30, तो प्लस 30 IG। और क्या है? IG पूरा हमने ले लिया, एक I2 है, 5 I2 है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? प्लस 5 I2 इक्वल टू 0। अब इस पूरी इक्वेशन को हम क्या करते हैं? 5 से डिवाइड कर देते हैं, इसको भी डिवाइड बाई 5 कर देते हैं। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगी हमारी इक्वेशन? 2 जाएगा, 5 2 जा 10, तो माइनस 2I, ओके, प्लस 5 6 जा 30, 30 है, हाँ बिल्कुल, 6 IG प्लस, और ये क्या हो जाएगा? 5 1 जा चले जाएगा, तो प्लस सिर्फ I2 रहेगा, इक्वल टू 0। तो ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। 3 इक्वेशन, 3 अननोन आएंगे यहां पे। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी? ये वाली, माइनस 20 I1 माइनस 3 IG प्लस 12 I2। ओके, अब हम क्या करेंगे? थर्ड लूप लगाएंगे। थर्ड लूप कौन सा होगा? ये वाला, ADC। यहां पे भी हमें दो ठोक नंबरिंग करनी होगी। ओके, तो नंबरिंग कर लेते हैं, ADC E और F, या नहीं भी करें नंबरिंग, बैटरी को हम सीधा E ले लेते हैं, तो ADCEA। ओके,
तो एक और लूप लगाना पड़ेगा। यहां पे हम डायरेक्शन कैसा ले लेते हैं, ऐसे ही चलते हैं, क्लॉकवाइज ही चलते हैं यहां पे भी। ओके, तो फिर से हम लगाते हैं अपनी किरचॉफ लॉ। कौन से लूप में लगाएंगे हम, इन लूप, इन क्लोज्ड लूप ए डी सी ई के बाद वापिस ए, तो डी सी ई ए, डी सी ई ए। ओके, लगाते हैं अपनी लॉ। ए पॉइंट से शुरू करेंगे, ऐसे जाके वापस ए में आएंगे। ओके, तो ए के बाद करंट का करंट कौन सा है, यहां पे I2 करंट है। हम ऐसे चल रहे हैं, तो मतलब हम ऐसे चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, करंट का डायरेक्शन हमारे साथ है, तो क्या लेंगे हम, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि करंट हमारे साथ चल रहा है। जो साइन कन्वेंशन हमने पिछली क्लास में लिया वही लेंगे। तो क्या हो जाएगा, -60I2 -60I2, बिल्कुल। ओके, आगे बढ़ते हैं। -60I2 डी पे आ गए। अब डी के बाद सी जाना है हमें। हम तो ऐसे चल रहे हैं, करंट भी हमारे साथ चल रहा है, तो कौन सा करंट है, माइनस लेंगे, हमारे साथ चल रहा है करंट, तो और 5 ओम का रेजिस्टेंस है, तो क्या हो जाएगा, -5 ब्रैकेट में I2 प्लस IG, तो क्या हो जाएगा, -5 रेजिस्टेंस है, करंट कौन सा है, I2 प्लस IG। ओके, -5 I2 प्लस IG, करंट हमारे साथ चल रहा है, सी पॉइंट में आ गए। सी से अब क्या कौन सा करंट चल रहा है, I करंट चल रहा है। कोई रेजिस्टेंस है क्या यहाँ पे, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। यहां तक आ गए, ई में आ गए, बैटरी में आएंगे, यहां से ऐसे हम आएंगे बैटरी में। तो बैटरी का कौन से टर्मिनल में आ रहे हैं हम, नेगेटिव टर्मिनल में आ रहे हैं। ओके, तो बैटरी के जब हम नेगेटिव टर्मिनल में आते हैं तो क्या लेते हैं हम, प्लस लेते हैं। पॉजिटिव आता तो क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। क्यों, क्योंकि हम ऐसे चल रहे हैं और नेगेटिव एनकाउंटर हुआ तो वो और हमें बूस्ट करेगा। ठीक है, पॉजिटिव एंड आता, अपोज करता, तो उसको हम क्या लेते, नेगेटिव लेते। तो बैटरी के नेगेटिव एंड एनकाउंटर हुआ है हमारे सामने, तो हम उसको क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, +10 = 0। ये बन गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ओके, अब इसी इक्वेशन को भी क्या करते हैं हम, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। तो -60I2 -5I2 -5I2 हो जाएगा, माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, और -5IG हो जाएगा। ओके, +10 = 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन। देखते हैं, I2 डॉट हो गए और 5G, तो यहां पे क्या इक्वेशन बन जाएगी, -60 और -5, तो -65I2 -65I2। ओके, और -5G + 10 -5IG + 10 = 0। तो ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को भी हम क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी है। डिवाइड बाय 5 से डिवाइड कर दिए, तो कितनी आएगी हमारी इक्वेशन, 5 से जैसे ही हम उसको डिवाइड कर देंगे तो आएगी हमारी -13 565 को 5 से डिवाइड किया तो 13 आया, -13I2, और -IG होगा सिर्फ 5 कैंसल आउट हो जाएगा, और 5 2 = 10 + 2 = 0। तो ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब मिला हमें 3 इक्वेशन और 3 अननोन। तो यहां से क्या करना है, I1 I2, और हमें क्या निकालना है, सिर्फ IG की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो चलिए अब क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन को एक साथ लिख लेते हैं, और इन तीनों इक्वेशन को अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यही क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आपको कहीं भी आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो आपको वो 3 इक्वेशन लिख के दिखा देगा जो मैंने अभी दिखाया। उसके बाद बोलेगा ऑन सॉल्विंग दीज 3 IG की वैल्यू 4 पॉइंट इतनी कुछ आई, बट आपको वो आगे और सॉल्व करने के लिए नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन लिखते हैं। फर्स्ट इक्वेशन क्या आई थी, 20I1 -20I1 -3IG + 12I2 + 12I2 = 0। ये आई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड वाली कौन सी आई थी, -2I1
प्लस 6IG प्लस I2 इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन हमारी कौन सी है? माइनस 13I2 माइनस IG प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, तो ये तीन इक्वेशन हमने अभी सॉल्व करी, 1, 2 और 3। हमें क्या निकालना है? हमें तो मतलब सिर्फ IG की वैल्यूज, सिर्फ IG हमें यहां पे क्या करना है? सॉल्व करके निकालना है। बाकी हमें I1 I2 की वैल्यू से मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहली वाली इक्वेशन से I1 की वैल्यू लेंगे, उस I1 की वैल्यू इधर पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, तो यहां से हमें I2 की वैल्यू मिल जाएगी। फिर I2 की वैल्यू यहां पुट किए, क्योंकि यहां पे I1 नहीं, तो हमें IG की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं 1, पहले इक्वेशन से देखते हैं हम I1 की वैल्यू निकालते हैं। ओके, तो ये जो 20I1 है इसको हम इधर ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्लस 20I1, 20I1 हो जाएगा। ओके, ये जो दोनों वैल्यू है ये इधर चले गए तो प्लस हो गया इक्वल टू, तो यहां पे आ जाएगा इक्वल टू का साइन। ये जो दोनों वैल्यू है इसमें से ये माइनस 3IG प्लस 12IG, तो इसको सामने लिख लेते हैं, इसको पीछे लिख लेते हैं, कुछ नहीं होता, कैसे भी लिख सकते हैं। 12I2 माइनस 3IG। ओके, ये हो गया। अब हम यहां से सीधा I1 की वैल्यू निकालेंगे, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12I2 माइनस 3IG बाई 20। ये आ गई हमारी I1 की वैल्यू। ओके, अब हम क्या करते हैं? इसको 2 में पुट कर देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे? इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, तो देखते हैं हमारी इक्वेशन 2 क्या आती है। ये जो I1 की वैल्यू है इसको हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन 2 में पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, देखते हैं I1 की वैल्यू यहां पे पुट करते हैं तो क्या होगा। पहले इसको अपन अरेंज कर सकते हैं क्या? 2I1 वाली इक्वेशन को देखते हैं, बाकी दोनों को वहां ले लेते हैं। ओके, तो ये इक्वेशन जो सेकंड इक्वेशन है इसको हम थोड़ा सा अरेंज करते हैं। कैसे? I2 को यहीं रखते हैं, ये I2 को यहीं पे रखते हैं, ये दोनों को वहां दे देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 2I1 इक्वल टू 2I1, I2 यही है, माइनस 2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और प्लस 6IG उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 6IG। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इजी हो। ओके, अब हम यहां पे I2 में वैल्यू पुट करते हैं I1 की, तो 2 ब्रैकेट में I1 की वैल्यू क्या आई? 12I2 माइनस 3IG बाई 20, ये आई हमारी पूरी I1 की वैल्यू, माइनस 6 क्या है? IG है। ओके, ये आ गई हमारी इक्वेशन। बिल्कुल, अब हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व कर लेते हैं I2 को। कैसे? 2 इंटू 12, ये 20 दोनों के नीचे आएगा। ठीक है, तो 2 इंटू 12 बाई 20 करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ पे तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी वैल्यू आएगी 1.2I2। पॉइंट में ले लेते ताकि इजी हो। फिर 2 इंटू 3, ठीक है, ये और 3 के नीचे 20 रहेगा, 20 दोनों के नीचे, तो 2 इंटू 3 बाई 20 करेंगे तो कितना आएगा? माइनस वैल्यू 0.3, माइनस 0.3, और साथ में क्या है? IG है वहां पे। ओके, ये आ गई वैल्यू हमारी, और एट द एंड क्या है? वहां पे माइनस 6IG, माइनस 6IG। तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। ओके, अब हम क्या करते हैं? यहां से हमें क्या करना है? I2 की वैल्यू चाहिए हमें। बिल्कुल, तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये IG को हम क्या करते हैं? इधर ले लेते हैं, ये दोनों को हम क्या करते हैं? ऐड कर लेते हैं। तो I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.2I2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आएगा साइन ही, तो माइनस 6.3IG आ जाएगा। ओके, IG की वैल्यू इधर ले लेते हैं, 6.3IG, क्योंकि I2 दोनों साथ में है तो इन लोग दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। 1.2I2 यहीं पे, और इस I2 को इधर ले जाते तो माइनस I2, तो ये कितना आएगा? 1 माइनस 1.2 करेंगे तो 0.2 आ जाएगा, 1.2 माइनस 1 करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। बिल्कुल, तो ये कितना आ जाएगा? 0.2I2 आ जाएगा।
अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पे IG की यदि वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 डिवाइड बाय 6.3 I2 सॉरी, IG की वैल्यू। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारा IG की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I2 की वैल्यू निकाल रहे हैं IG के टर्म में, उसको हम क्या करेंगे, सीधा थर्ड में पुट कर देंगे। तो यहां से हमारी IG की वैल्यू आ जाएगी 0.0317 I2। ये क्या आई है, हमारी IG की वैल्यू आई है। अब हमें क्या करना है, थर्ड इक्वेशन के लिए I2 की वैल्यू चाहिए। ओके, तो हम इसके यहां पे I2 कर देते हैं। तो I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I2 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई, वहां पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसके IG के नीचे दे देंगे। तो I2 इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई 0.0317 IG। तो यहां से I2 कितना आ जाएगा, हमारा I2 आ जाएगा इक्वल टू 31.545। 3 डिजिट में मैं ले रहा हूं ताकि मिस्टेक ना हो। IG, ये आ गई एक I2 की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, सीधा इसको अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे। कौन सी थर्ड इक्वेशन, ये वाली थर्ड इक्वेशन में अब हम पुट कर दिए तो हमारा IG की वैल्यू आ गई। ठीक है, पुट करते थर्ड इक्वेशन में। तो फ्रॉम इक्वेशन 3, आप कहीं भी इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो वो आपको बस बोल देगा ऑन सॉल्विंग 3 इक्वेशन IG की वैल्यू ये मिलेगी। हम आपको क्या कर रहे हैं, पूरा सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको जल्दी से एकदम। तो अब क्या होगा, यहां पे इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो यहां पे हमें I2 की वैल्यू पता है, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो IG को हम क्या करेंगे, IG को उस तरफ दे देते हैं और 2 + 13। ठीक है, तो ये IG को इधर दे देंगे, 2 और 13 को यहां लिख लेते हैं। तो क्या आएगी हमारी इक्वेशन, IG इक्वल टू 2 माइनस 13I2। यही आएगी इक्वेशन। ओके, IG को उस तरफ दे दिए, 2 माइनस 13I2 वो है, तो 13I2। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पे I2 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 13 इंटू 31.545 IG, ये होगा। ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर पे भी IG ही है इक्वल टू, तो ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस आ जाएगा 410.08 IG, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो। ओके, अब हमें क्या करना है, IG की वैल्यू, ये जो इसको वैल्यू है इधर को हम इसको पूरा इधर ले लेते हैं, इस वैल्यू को पूरा, तो क्या हो जाएगा, IG प्लस 410.08 IG इक्वल टू 2। 1 माइनस 1 प्लस करेंगे हम 4108, तो कितना आ जाएगा, 411.08, ये आएगी वैल्यू। ओके, IG इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहां से IG इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 411.08। तो यहां से IG की वैल्यू आ जाएगी हमारी 0.0 मिली एम्पियर में आएगी, 0.00486 एम्पियर। ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आएगा। पॉइंट के बाद 3 डिजिट में आ रहा है, तो IG इक्वल टू क्या हो जाएगा, IG इक्वल टू 4.86, पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो मिली एम्पियर। तो ये हमारा जो बीच वाली ब्रांच में करंट जा रहा होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो हमारा किस पे रहेगा, मीटर ब्रिज के लिए रहेगा, किरचॉफ लॉ का सेकंड एप्लीकेशन। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।